नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म हो जाने के बाद केसी त्यागी ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई को जिन एजेंडा पर बातचीत हुई थी उस पर सहमति बनी है और उसी एजेंडा पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगेगी। उन्होंने कहा कि देश स्तर के कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई। जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है और अब देश की लगभग सभी पार्टियां जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब संगठन के बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं और ना ही ऐसी कोई बातचीत है। एक तो कल के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है नीचे करो माइक। वो ललन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसका अनुमोदन कर दिया। राष्ट्रीय परिषद जो है समूचे देश की, उसकी कल बैठक आहूत है जिसमें उस पर मोहर लगनी है। उसके लिए बैठक बुलाएगी। उसी सिलसिले में पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक थी कल का एजेंडा तय करने के लिए। और 31 जुलाई की बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए थे उनके अनुमोदन के। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की गई और किस तरह से जन जागरण के अभियान चला करके बेटियों को और ज़्यादा शिक्षित बना करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज का एजेंडा यह नहीं है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली। तो देश के स्तर का जो इशू है उस पर बैठक आज भी और कल भी। कोई प्रदेश के लिए स्पेसिफिक अलग से आज की बैठक में कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। मरगूब, जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ रहा खास इस बैठक में? देखिए अमित जी, आज की राष्ट्रीय पदाधिकारी की जनता दल की बैठक के बाद एक बात स्पष्ट हो गया और भारतीय जनता पार्टी को जदयू ने एक संदेश दे दिया है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। केसी त्यागी ने सबसे पहले इसी बात पर मीडिया कर्मी को संबोधित किया कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की गई और जन जागरूकता अभियान से ही इसे रोका जाएगा और इसमें सफलता भी मिली है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मसौदे पर वो विचार हुआ और ये स्पष्ट हो गया कि जातीय जनगणना किसी भी हालत में कराने के लिए नीतीश सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि उत्तर प्रदेश में जनता दल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन पहले बीजेपी के साथ क्योंकि उनका अलायंस था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बातचीत करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत नहीं बनी तो फिर वो आगे फैसला करेगी कि क्या करना है। ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि फैसला हो गया है। साथ ही राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दे और देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई है और 31 जुलाई को जो बैठक हुई थी दिल्ली में उस पर जो एजेंडा पास हुआ था उस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लगेगी, जिसमें ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के नाम पर भी कल मोहर लग जाएगी। तो इसका सीधा मतलब है कि जनता दल ने कई मुद्दों पर अपना स्पष्ट राय दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा था। उस पर कह दिया है कि किसी हालत में कानून की जरूरत नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर कहा गया कि जन जागरूकता अभियान से इसे रोका गया है और इसमें बहुत हद तक सफलता मिली है और निश्चित तौर पर इसे राज्य सरकार और भी आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि स्पष्ट तौर पर कल के एजेंडे को लेकर जनता दल ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया। अमित जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल मरगूब आलम हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आज बैठक में जो एजेंडा है उस पर मोहर लगी है और साफ तौर पर केसी त्यागी ने भी मीडिया से ये कहा कि 31 जुलाई को जिन एजेंडों पर बातचीत हुई थी उसी को लेकर आज सहमति बनी है और कल इस पर बृहद बैठक होगी। चलिए, अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आरजेडी में मचे घमासान की बात करेंगे। जगदानंद की मौजूदगी में
तेज प्रताप आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। हालांकि बाद में जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय से निकल गए। जब उनसे तेज प्रताप पर सवाल पूछा गया तो पत्रकारों पर ही झल्ला गए। तो वहीं तेज प्रताप से जब पूछा गया कि उनकी जगदानंद से मुलाकात हुई कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे चैम्बर में खुद आना चाहिए और भतीजे से मुलाकात करना चाहिए। हम जो चैम्बर में ही थे तो जगता बाबू आ जाते चैम्बर में अपने भतीजे से मिलने। क्या दिक्कत था? गुस्सा करके रहेगा संगठन में, बताइए। मान लीजिए जो काम करेगा उसको बेइज्जती किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, सोशल मीडिया पर लंच फंड उसके बारे में लिखा जाएगा, तो कोई संगठन में रहेगा या आप रहोगे संगठन में? कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। ये मत बेकार, हाँ बहुत बुरा कर रहे कल से आने नहीं देंगे किसी को। तो आरजेडी में घमासान जारी है और एक तरीके से कहा जाए कि जगदानंद सिंह पत्रकारों पर ही झल्ला गए। वहीं तेज प्रताप ने कहा कि चाचा को भतीजे से मिलने जगदानंद सिंह को उनके चैम्बर में आना चाहिए। और हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हैं फोनलाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, दो तस्वीरें हमने इस वक्त दर्शकों को दिखाई। आरजेडी में घमासान जो मचा हुआ है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह को हमारे चैम्बर में आकर मुलाकात करनी चाहिए अगर वो चाहते थे मुलाकात करना, और जगदानंद सिंह पत्रकारों पर ही झल्ला गए, इस सवाल के जवाब देने से बचते नजर आए। तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जगदानंद सिंह की मौजूदगी में कार्यालय पहुंचे थे आज तेज प्रताप, और तेज प्रताप से जब ये पूछा मीडिया कर्मियों ने कि जगदानंद सिंह से आपकी मुलाकात आपसे करना चाह रहे थे, वो आप उनसे नहीं मिले, तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर जगदानंद सिंह मुलाकात करना चाह रहे थे तो हम कार्यालय में ही थे, हम अपने चैम्बर में थे, उनको हमारे चैम्बर में आकर हमसे मुलाकात करनी चाहिए थी। वहीं जब जगदानंद सिंह से तेज प्रताप को लेकर सवाल पूछा गया तो भड़क गए और पत्रकारों पर ही झल्ला गए। और मरगूब आलम जुड़े हैं हमारे साथ। मरगूब, आरजेडी का घमासान साफ तौर पर अभी भी दिख रहा है, खत्म नहीं हुआ है, और तेज प्रताप ने जहां कहा कि जगदानंद सिंह हमारे चैम्बर में आकर मिलते और जगदानंद सिंह पत्रकारों पर ही झल्ला गए। देखिए, बड़ी अजीब सी फिल्मी कहानी की तरह थी आज राजद कार्यालय में। एक तरफ जनता दल, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे और एक तरफ तेज प्रताप बैठे थे। तेज प्रताप यादव बैठे थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के चैम्बर में, जो उनका बोर्ड लगा हुआ है, और जगदानंद सिंह अपने चैम्बर में बैठे थे। और इसी दौरान बातचीत दोनों में से किसी की नहीं हुई, लेकिन तेज प्रताप के आने की सूचना जगदानंद सिंह को दे दी गई। इस बात की पुष्टि प्रदेश के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पत्रकारों को दी। उसके बाद जगदानंद सिंह बाहर निकले। सब समझिए कि जब उनसे बाइक लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कल से किसी को आने नहीं देंगे। ये झल्लाहट था या क्या था, निश्चित तौर पर ये तो जगदानंद सिंह बता सकते हैं, लेकिन नाले का ताला तो तेज प्रताप यादव ने मारा। जब लगातार हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो पहले बार बाइक उन्होंने दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे बार जब हम लोगों ने कोशिश किया तो भी कुछ नहीं कहा। जब ऑफिस से निकले बाहर तब उन्होंने गाड़ी में बैठ कर कहा कि जगदानंद सिंह को हमारे चैम्बर में आना चाहिए। भतीजा समझकर उन्होंने एक वर्ड को जोड़ दिया। ये अपने आप में अपनापन का वर्ड था। फिलहाल ये देखना होगा कि इस पूरे बयान पर जगदानंद सिंह क्या बोलते हैं। लेकिन आज पूरा 1 से 2 घंटा तक पूरा राजद कार्यालय का जो माहौल था, पूरा पत्रकारों से पूरा गामा-गामी थी, और लोग इस कौतूहल में थे अमित जी कि जगदानंद सिंह जाते हैं उनके चैम्बर में या तेज प्रताप जगदानंद सिंह के चैम्बर में जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कौतूहल खत्म हो गई, दोनों में से किसी की मुलाकात नहीं हुई, न तो आमना सामना हुआ। जगदानंद सिंह पहले निकले और बाद में तेज प्रताप यादव निकले। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने मामला मैनेज करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि नाराजगी क्या है, कौन नाराज होता नहीं होता, ये तो चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कल की बरकरार है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब आलम। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से आज राजद कार्यालय में जो देखने को मिला, जगदानंद सिंह भी थे और तेज प्रताप भी वहां पहुंचे थे, लेकिन जब सवाल पूछा गया इसको लेकर तो सीधे तौर पर जो जवाब आया वो निश्चित तौर पर तेज प्रताप ने कहा कि जगदानंद सिंह को हमारे चैम्बर में आकर मुलाकात करनी चाहिए। साथ में ये जोड़ दिया कि भतीजा से आकर मुलाकात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मामला को ठंडा करने की कोशिश यहाँ पर दिखती नजर आ रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मामला ठंडाता नजर नहीं आ रहा, तल्खी बरकरार है।
और अब बात आगे बढ़ेंगे। बिहार में अब जनता दरबार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एनडीए की तीनों पार्टियां जनता दरबार लगा रही हैं, जिसमें मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री नीरज पब्बुली ने विपक्ष को भी जनता दरबार लगाने की चुनौती दे डाली, जिसके बाद कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जनता दरबार में भीड़ नहीं जुट रही, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि इनसे मिलकर फरियाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल काम हो रहा है, और समस्याएं जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि भीड़ कम हो जाएगा। जब लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम लगा के करो भाई, तुमको भी तो मैंडेट मिला है, तुमको भी जनता चुन के भेजी, तुम भी लगाओ, तुम भी समस्या का समाधान करो, पता चले किसके यहाँ ज्यादा समस्या का समाधान होता है। जनता समझ चुकी है कि सत्ता में बैठी सरकार की पार्टियां जब काम नहीं कर सकती, मंत्री अपने कार्यालय में काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री अपने आवास से काम नहीं कर सकते, तो जनता के दरबार में क्या काम करेंगे। इसीलिए जेडीयू कार्यालय में जेडीयू कोटे के मंत्री से मिलने वाला कोई नहीं होता है। जनता समझ चुकी है कि जनता दल फेल है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनके कोटे के मंत्रियों से मिलने वाला एक भी फरियादी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि जो सरकार फेल हो गई उसकी पार्टी कैसे पास करेगी। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर की। आप देखते रहिए हमारा बिहार। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के कुर्दी थाना की फकुलियोपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया, जिसमें 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जिनकी गाड़ी से रुपया बरामद किया गया वो दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और काफी देर तक पूछताछ की। हालांकि बाद में उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। दोनों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने पैसा और गाड़ी जब्त कर लिया है। इनकम टैक्स के अधिकारी को सूचना दे दी गई है। वहीं दरभंगा के स्थानीय संवेदकों ने आरोप लगाया कि इंजीनियर बेवजह परेशान करते हैं, उनसे अधिक राशि की मांग की जाती है। तो कुर्दी थाना की फकुलियोपी पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। फकुली चेक पोस्ट पे सुबह सूचना के आधार पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया। उस गाड़ी से 18 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है और गाड़ी में रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर जो कि दरभंगा में कार्यरत हैं, वो उनकी गाड़ी है, वो थे गाड़ी में मौजूद। उनके पास से 18 लाख बरामद हुआ है कैश और आगे की कार्रवाई की जा रही है इस पर। हिरासत में होंगे अभी उनसे पूछताछ चल रही है कि ये कैश का सोर्स क्या है। और कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में एक ड्राइवर था और एक इंजीनियर थे। इनकम टैक्स को खबर की गई है। अब हम लोग जो भी एसओपी है उसके आधार पे जिस डिपार्टमेंट को खबर करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके आधार पे इन्फॉर्मेशन दे करके और फिर इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंजीनियर की गाड़ी से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इसके बाद कार्रवाई करते हुए इन दोनों को हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई और पीआर बॉन्ड पर हालांकि इन्हें छोड़ दिया गया। और मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान इनसे 18 लाख रुपए जब्त किए गए और इनकी गाड़ी से रुपए को बरामद किया गया। दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर हैं अनिल कुमार, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और काफ़ी देर तक पूछताछ की, जिसके बाद पीआर बॉन्ड पर इन्हें छोड़ दिया गया। दोनों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। और अगली खबर सासाराम से, जहां जमुई के सांसद चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान पहुंचे। सासाराम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। साथ ही नगर के अलग अलग महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। चिराग पासवान के साथ काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। इतना मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा, जिस तरीके से मुझे युवाओं का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद और महिलाएं इतनी भारी संख्या में तस्वीरें गवाह हैं, वो वीडियोस गवाह हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में,
जिस भारी संख्या में महिलाओं का मुझे आशीर्वाद, उनका समर्थन मिल रहा है, ये मैं जरूर विश्वास से कह सकता हूँ कि युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, इन तमाम का साथ और समर्थन मुझे जरूर मिल रहा है। और अब बात बाढ़ के कहर की। गोपालगंज की बात करें तो बाढ़ से बिगड़ते हालात को देख जिला प्रशासन ने लोगों को माइकिंग कर आगाह करना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने लोगों से गंडक नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने जगरी टोला, रामनगर सहित कई गांव में माइक से लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की। उधर डीएम ने संभावित बाढ़ को लेकर तटबंधों का जायजा लिया। सदर प्रखंड के मंगलपुर, विशनपुर सहित कई गांव में तटबंधों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। पानी बना खेत में जायदाद बा, आना कुछ बा तो दिक्कत आदमी का नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव कैसे? से आवता लो, नाव से। अब बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो के मर जाइए, के जी जाई, नहीं से आई। बीमारी हो तो ना डेंगू मिली ना कुछ और मिली, कटघरवा घर होला। तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश से बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ का पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। जो घर में है वो अपने घर की छत पर रह रहे हैं। पानी से लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के 14 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम है। हालांकि जिस रफ्तार से अहमदाबाद प्रखंड के 14 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था, अब वो धीरे धीरे घटने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन निचले इलाके के लोगों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी घर में घुसे रहने के कारण लोगों को घर में मचान बनाकर रहना पड़ रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सरकारी राहत नहीं पहुंच पाने के कारण लोग किसी तरह बाढ़ की दुश्वारियों के बीच अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ट्यूब के जुगाड़ वाली नाव से मवेशियों को चारा ला रहे हैं। ऐसे में लोग सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हैं। किया है तो बच्चा के पानी पिलाते हैं, इधर पानी खिलाता है। यही पानी पिलाते हैं। खाना पीना क्या करेगा? छत्तू मत्तू रोटी। सरकारी कोई सुविधा क्या पाया? कुछ नहीं पाया। कुछ नहीं मिला है? प्लास्टिक वगैरह नहीं मिला। घर बाढ़ का स्थिति तो हम लोग यहाँ पब्लिक मर रहे हैं। अभी तो प्लास्टिक का कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार से मिल रहा है हम लोग को। मुखिया जी को आपको प्लास्टिक तो दिया गया था? मुखिया जी अभी कहाँ हम लोग को मिला है, नहीं दिया है ना। घर में कितना पानी? घर में गोपालगंज जिला मुख्यालय से माझा प्रखंड को जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की मुख्य सड़क पर अब लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर अब बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर जाने से लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढे आए दिन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके निर्माण के लिए स्थानीय लोग कई बार स्थानीय विधायक और सांसद से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक मरम्मती की कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छी नहीं है, इसके लिए हम लोग जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको हम लोग भेजे भी हैं विभाग को, और आज अभी आपके सामने ही हमने बात किया। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से करबला चौक से लक्ष्मी चौक जाने वाली सिकंदरपुर मरीन ड्राइव से होकर जाने वाली सड़क जानलेवा हो गई। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क एक जगह टूट गई। स्थानीय लोगों द्वारा काफी विरोध कर सड़क पर भरी गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया। वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर राष्ट्रीय पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना मिली है, जिसके बाद सड़क निर्माण के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण करने और सड़क निर्माण कराने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा गया है। चौक का बीच का मिडिन ड्राइव रोड है, जो पानी ओवरफ्लो के कारण जो है सो रास्ता धंस गया। CD1 को सूचना दे दी गई है, वो भी स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी वहाँ पे कह दिया गया है कि इमीडिएटली उसको जाकर के रेक्टिफाई करेंगे। मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। शहर की सदर अस्पताल है जो एक तरीके से पानी में तैर रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के भरोसे जिले की लगभग 60 लाख की आबादी जी रही है, पर यह अस्पताल खुद गंदगी से बीमार हो चुका है। इस अस्पताल में जो लोग अपना या अपने परिजनों का इलाज कराने आ रहे हैं वो खुद इस गंदगी से बीमार होकर चले जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से नगर निगम को पत्र लिखा गया, लेकिन हालात वैसे ही हैं। जल जमाव की स्थिति सिर्फ सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे शहर में है।
क्योंकि शहर का सभी नाला जाम हो चुका है और पानी नाले के ऊपर से बह रहा है। इसी मामले पर जब नगर निगम की महापौर अंशु देवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। ज्यादा उत्पन्न हो गई है शहर में, देखने से मिलता है कि बहुत ज्यादा। तो हमारे कमी किसकी मानी जाएगी? कमी हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर की है। नाले की उड़ाई को कहीं भी वो ध्यान नहीं देते हैं, इसमें वो कहीं भी ध्यान नहीं देते हैं। कहीं फोन करने पर वो नहीं आते हैं और बोलते हैं क्या कि बरसात के समय में मैं अपना मोबाइल बंद कर दूंगा, और मेरा भी फोन जाता है तो वो रिसीव नहीं करते हैं, उठाई भी नहीं करते हैं। उड़ाई को लेकर ए और बी जो डिवीजन बांटा गया उसमें कितना रुपया खर्च होता है पर मंथ? 30 लाख। उसमें 30 लाख खर्च होती है, लेकिन सफाई कुछ नहीं। लेकिन सफाई कुछ नहीं है अभी। अध्यक्ष तो आप भी रही है ना, आरोप पे आप भी तो आरोप जाता है ना, आरोप जाती है तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी मार्ग पर NH-28 पर मोतीपुर ओवरब्रिज के पास अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजा को रौंद दिया। इस हादसे में चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के पुनास निवासी प्रभुराम के रूप में हुई है। दोनों अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ है। पटना में चेन स्नैचिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुख्य सरगना का नाम सूरज है, जो पटना के कई इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। खास बात यह है कि वो चैन स्नैचिंग एक ही बाइक और एक ही टी शर्ट पहनकर कई इलाकों में करता था। पुलिस ने इसी आधार पर उस पर निगरानी रखना शुरू की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह में कई ज्वेलरी दुकानदारों के भी शामिल होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि वो चेन लूटकर इन्हीं दुकानदारों को बेचता था। शातिर इतना कि चेन के साथ साथ कई अन्य सामान जो लूटे जाते थे उसके लिए इसने फर्जी बिल प्रिंट करा कर रखा था और उस बिल के माध्यम से ऑनलाइन इसे बेच देता था। पटना पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का सरगना सूरज ने पुलिस की नाक में दम कर रखी थी और 1 महीने के कठिन प्रयास के बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। सभी केसेस को हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट अपराधकर्मी हम लोग को दिख रहा था, जो अकेले एक सिंगल मोटरसाइकिल थी उसकी, पैशन मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल से इसने लगभग 1 दर्जन से ऊपर छिनतई की और अक्रॉस द सिटी पत्रकार नगर से लेकर राजीव नगर तक जहां मौका मिलता था ये करता था। 2-3 दिन का गैप लेके फिर निकलता था, करता था। अपने लक्ष्य से अगर बेपनाह मोहब्बत हो जाए तो सच मानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इसी जज्बे की बदौलत पूर्वी चंपारण जिले के छोटे से कस्बे से निकलकर एक शख्स ने खेल जगत में परचम लहराया है। नाम है चितरंजन कुमार, जो पूर्वी चंपारण जिले के ढाका मंडल स्थित परसा गांव का रहने वाला है, जो गरीबी की गोद में पला बढ़ा और अब इस छोटे से कस्बे से निकलकर नेशनल लेवल पर खेल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। चितरंजन ने लॉन बॉल और कराटे के खेल में देश और दुनिया में नाम कमाया, पर उसके घर की हालत देखिए, आज भी इनका परिवार खपड़ाल की झोपड़ी में रहने को विवश है। चितरंजन ने कहा कि उसके माता पिता के सहयोग से जहां तक हो सका इसने खेला, पर अब इस लड़के की ऐसी हालत नहीं है कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक खेल सके। ऐसे में अब इसे सरकार से उम्मीद है सरकार इसकी सहायता करे ताकि देश और दुनिया में पूरे बिहार का नाम बढ़ सके। 2014 में सर मैंने अपना मार्शल आर्ट कराटे स्टार्ट किया था सर। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद लगभग 2019 तक लगातार मैंने सर स्टेट स्तर पे, राज्य स्तर पे 6 बार खेला और 6 बार मैंने कोई ना कोई पदक, कांस्य पदक हो, रजत पदक हो या गोल्ड मेडल हो, मैंने जीता। जो लड़का है हमारे परसा ग्राम का, मैं यही चाहूँगा कि इनको और इंडिया में और नाम कमाना है और आगे बढ़े। सरकार से यही गुजारिश है कि लड़का को खेलने का मौका दिया जाए। हम लोग का यही विश्वास है पूर्ण कि लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मिल भी रहा है, सुनने को मिल भी रहा है, तो यह बच्चा अभी तक उपेक्षित है राज्य सरकार के किसी भी सहयोग से। खेलक, पटना खेलक, बंगाल खेलक, आसाम में जाके खेलक, मैंने बहुत जगह का कैली खेला दिली अपना दम से। बेटा के कहीं से सरकार के तरफ से हमरा बेटा के सुविधा नहीं मिलल।
पटना के श्री साई हॉस्पिटल हार्ट यूनिट में 40 स्क्वाट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला नई दिल्ली की कार्डियोथेरेसी का वैस्कुलर ओपीडी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर श्री साई हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह और 40 स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जड एस मेहरबाल ने बताया कि पटना में 40 स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की ओपीडी शुरू होने से अब बिहार के लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। गंभीर हार्ट रोग से ग्रसित लोगों को यहीं पर बेहतर इलाज की सुविधा और परामर्श मिल सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले और अब के समय में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर हुई हैं, जिस कारण से सही समय पर हृदय रोगियों के इलाज शुरू हो जाने से उनके जीवन को बचाने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। और जिस चीज़ों के लिए पेशेंट्स को दिल्ली आना पड़ता था, उनमें से कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे हो सकता है ट्रीटमेंट वो यहाँ पे किया जाए। तो मेरी अपने मानना है कि इस कोलैबोरेशन से खाली पटना के नहीं पूरे बिहार के समाज का फ़ायदा होगा। जो लोग किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, बाहर दिल्ली नहीं जा पाते हैं, इलाज नहीं उनका हो पाता है, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल होगा। ऑलरेडी इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की फैसिलिटीज सारी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर युवन सिंह सब एंजियोग्राफीज़ और बाकी जितने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टीज कर रहे हैं। और आगे वाले समय में पॉसिबिलिटी है और उम्मीद है कि हम बाईपास सर्जरी और हार्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो भी शुरू कर पाएंगे। हो जाएगी, खास करके वैसे लोगों के लिए जो दिल्ली नहीं जा सकते, बम्बे नहीं जा सकते और सक्षम नहीं है जाने में, उन लोगों के लिए खास यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जा सकते हैं और यहाँ चाहें, क्योंकि सर्जन वही होंगे, सर यहाँ सर्जरी करें या वहाँ सर्जरी करें। तो जो जा सकते हैं वो भी यहाँ उनको जो सुविधा मिलेगी सर के द्वारा कराएंगे। और हम लोग के लिए बड़ी बात होगी, बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात होगी कि इस तरह का काम श्री साई हॉस्पिटल हार्ट यूनिट में किया जाएगा। सुविधाएँ यहाँ से मिलेगी। हम लोग 2 साल से कार्डियक का सुविधा और लोगों की अपेक्षा बेहतर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इसी के साथ हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें हमारे सहयोगी राहुल ओझा के साथ। हमारे झारखंड में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।